दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। आइए इस क्लास के अंदर हम सीखते हैं इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं या उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। आइए पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई तरह से चेंज किया जा सकता है। आइए जरा इसके बारे में ही जानते हैं कि ये किस किस तरह से इसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस हैं जो यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कहा गया है if reaction is reversed the value of equilibrium constant is inverse। सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट मैं यहां पर मान लेता हूं एक रिएक्शन है a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 4 दी गई है। अब यहां पर पहला चेंज ये करते हैं, द रिएक्शन इज रिवर्स, यानी हमने इस रिएक्शन को अब यहां पर उल्टा कर दिया। अब जैसे ही इस रिएक्शन को उल्टा किया जाएगा तो k की वैल्यू भी चेंज होगी, और कैसे चेंज होगी वो यहाँ पर बताया गया है कि ये वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, 1/4 यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से कोई भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन रिवर्सिबल होने पे जो चेंज आता है वो जान चुके। अब अगला देखिए, इफ द रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू रिएक्शन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी अगर हम किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास यही इक्वेशन है, अब हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। देखें आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम। जब हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर k की वैल्यू में चेंज आएगा कि k की वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगी, यानी पहले k 4 था, अब ये आपके पास √4, ये वैल्यू यहाँ पर बनेगी। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते तो ये वैल्यू क्यूब रूट हो जाती, इस तरह से। अब अगला चेंज देखिए क्या होगा। अगला चेंज ये कहता है, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द 2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वन। यानी किसी रिएक्शन को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस a ट्वाइस b ट्वाइस c एंड ट्वाइस d, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर होगा। पहले वैल्यू 4 थी और अब ये 4 स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर चेंज लेके आ सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए। अब हमारा ये पॉइंट कहता है, इफ द इक्वेशन इज रिटन इन मोर देन वन स्टेप हैविंग कांस्टेंट k1 एंड k2 देन ओवरऑल रिएक्शन विल हैव वैल्यू k इज इक्वल टू k1 इंटू k2। देखिए समझिए जरा इस पॉइंट को। नाउ सपोज मैं कहता हूं कि भाई आपके पास एक रिएक्शन है a इक्विलिब्रियम d, ये एक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं, ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है कि पहले आपको A B देता है, और दूसरा स्टेप ये बनता है कि यहां से B आपको D देता है, इस तरह से। अगर आप इसको ऐड करेंगे, B से B कैंसिल आउट होगा, लेट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। B से B कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास इक्वेशन आएगी A गिव्स यू D, ये आएगी। नाउ अब फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में इसमें कहा गया कि फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी k1 इंटू k2। जनरली अगर आप इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो इसको ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ, ये इनका प्रोडक्ट बन गया। सो k इज इक्वल टू k1 इंटू k2। इस तरह से इस बात को याद रखिएगा। तो अगर रिएक्शन रिवर्स हुई तो वैल्यू इनवर्स होगी, रिएक्शन 2 से डिवाइड हुई तो वैल्यू अंडर रूट होगी, 3 से डिवाइड हुई तो क्यूब रूट होगी, और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू स्क्वायर होगी, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, समझ सकते हो, क्यूब होता। नाउ बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लीजिए जरा इस क्वेश्चन को। कहा गया है आपके पास केसी की वैल्यू है, एक इक्वेशन दी गई है, के बताना है इन तीनों इक्वेशन के लिए। अब आप
इसी तरह से पहचानिए क्या चेंजेस हैं, रिएक्शन रिवर्स हुई है, 2 से डिवाइड हुई है या मल्टीप्लाई हुई है। देखिए फर्स्ट केस में रिएक्शन रिवर्स हुई है, तो अगर रिएक्शन रिवर्स हुई है तो k की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी 1/16, जिसको सॉल्व कर लेंगे 0.0625। सेकंड को देखो, इनिशियल 1 एंड 2 था, यहाँ 2 यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हुई है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आपका सॉल्व करके जवाब आ जाएगा। ऐसे ही अगली इक्वेशन देखो। अब थर्ड इक्वेशन जरा समझने की है, ध्यान से देखो क्या क्या हुआ। एक तो यहाँ रिएक्शन रिवर्स हुई, यानी ये पहले रिवर्स हुआ होगा, इस तरह से N2 और H2 रिवर्स हुआ और उसके बाद 2 से डिवाइड हुआ। 2 चेंजेस हुए हैं, यहाँ एक चेंज नहीं हुआ, यहाँ 2 चेंज हुए हैं। तो बस उसी तरह से करो, पहले इक्वेशन रिवर्स हुई है तो k इज इक्वल टू 1/16 और फिर 2 से डिवाइड हुई है तो इसका अंडर द रूट, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसके बाद 0.25 ये इसको सॉल्व करने के बाद जवाब बनता है। तो इस बात को इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, एक बेसिक मेथड अब आपके पास प्रेजेंट है। बारी है न्यूमेरिकल्स की, और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखने आने चाहिए। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप इनके एक्सप्रेशन लिखें और फिर सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल। आइए अब सीखते हैं हम इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखना आना चाहिए, दैट इज Kc। Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको मोल दिए गए हैं या मोलैरिटी दिया गया है, जैसा कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम लिखते हैं Kp, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से आपके पास Kc और Kp 2 एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन लिखेंगे किस तरह से, आइए ये मैं आपको सिखाता हूं। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि एक्सप्रेशन लिखते वक्त अगर आपको कोई सॉलिड दिया गया है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 मानना है और सॉलिड को आपने एक्सप्रेशन से हटा देना है, उसे वहां से निकाल देना है, क्योंकि कंपाउंड लिक्विड या एक्वस स्टेट में रिएक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में रिएक्ट नहीं करते। और दूसरी बात, अगर आपको कोई लिक्विड एक्सेस में दिया गया है, अगर कोई भी लिक्विड है जो एक्सेस में है, उसका भी एक्टिव मास 1 मानना है और उसको नेग्लेक्ट करना है। लिक्विड इन एक्सेस वो होता है जो एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट हो या किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही लिक्विड हो। बात पे ध्यान रखिएगा, मैं 2 बातें बता रहा हूं। अगर एक लिक्विड किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा जगह पे दिया गया है तो वो लिक्विड इन एक्सेस है, या सिर्फ वो अकेला लिक्विड है, वो भी एक्सेस में ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नाउ सपोज अब आपको ये रिएक्शन दी गई है। अब ऐसे रिएक्शन में प्रोसीड ऐसे करो, पहले तो लिख दो Kc Kp कुछ नहीं, सिर्फ K, जो कि किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बेटर रहे कि अगर आप सॉलिड को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, सॉलिड को और लिक्विड इन एक्सेस को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो। हम सॉलिड को नेग्लेक्ट करते हैं, ये सॉलिड है, हमने नेग्लेक्ट किया। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज HI रेज टू द पावर कोफिशिएंट एक्वस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्वस रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब यहाँ पर HI एक्वस कोई भी लिक्विड एक्सेस में नहीं है, तो ये हमारा K का एक्सप्रेशन बना। क्योंकि रिएक्शन सॉल्यूशन में है तो हम इसको Kc के नाम से भी पहचान सकते हैं। जहां तक यूनिट लिखने की बात है, हर एक ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ये मोल पर लीटर पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, और इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ यूनिट आएगी मोल पर लीटर। इस तरह से आप इस यूनिट का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये आपके पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले सॉलिड को नेग्लेक्ट कर दो, सॉलिड को नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्योंकि सिर्फ एक गैस ही बचा है तो चाहो तो आप Kp डायरेक्ट लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू द पावर 1, इतना ही हो गया। और गैसेस के केस में मैंने बताया था उनकी कंसंट्रेशन को भी मेजर किया जा सकता है P इज इक्वल टू CRT वाले मेथड से, तो वहां हम Kc भी बता सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रेज टू द पावर 1।
अगर केपी बताया है तो यूनिट क्या आएंगी, एटमॉस्फेयर। अगर केसी बताया है तो मोल पर लीटर। आपकी बुक्स में जनरली पहला ही एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा आपको दोनों तरह से इसको बताना चाहिए, केपी भी केसी भी। जो रिएक्शन लिक्विड में होती हैं उनके लिए सिर्फ केसी बताते हैं, लेकिन जो रिएक्शन गैसियस फेज में होती हैं उनके लिए केपी और केसी दोनों को बताया जा सकता है। अगली रिएक्शन देखिए, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ CH3COH लिक्विड दिया गया है, CH3OH अगेन लिक्विड गिवन है, यहाँ एस्टर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि लिक्विड में है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे Kc। ये लिखा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन CH3COOH लिक्विड और H2O लिक्विड, जो भी है उसको लिखा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में हम देख सकते हैं हमारे पास है CH3COOH लिक्विड और ब्रैकेट क्लोज और CH3OH लिक्विड। इस तरह से ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो ऐसे बच्चों ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। अब ये देख लो, क्या कोई कैंसल आउट तो नहीं होना, कोई चीज ऐसी तो नहीं जिसको कैंसिल किया जाए। क्या कोई सॉलिड है यहाँ पर, नहीं। क्या कोई लिक्विड ऐसा है जो एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट हो, जैसे वाटर है, ये सिर्फ यही है, किसी और के साथ नहीं है, तो हम कहेंगे यही एक्सप्रेशन। और यूनिट हर एक ब्रैकेट में मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर रखेंगे तो सभी कैंसल आउट हो जाएगा और हम कहेंगे नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये सारा एक्वस के अंदर प्रेजेंट है, एक्वस। यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है। अगर एक्वस दिया गया है तो ध्यान से, वाटर यहाँ लिक्विड है। पहले तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जो नेग्लेक्ट करना है, सॉलिड यहाँ कोई है नहीं, लेकिन एक बात गौर करेंगे, देखो वाटर वाटर है ना, और ये किस में है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर में, यानी यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी एक्वस यानी वाटर, यहाँ भी एक्वस यानी वाटर। इसका मतलब वाटर एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है, और अगर वाटर एक से ज्यादा है तो ये कैसा हो गया, एक्सेस में हो गया। और जो भी एक्सेस में लिक्विड होता है उसका एक्टिव मास 1 माना जाता है। तो हमें यहाँ से वाटर को निगलेक्ट करना है और इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन सामने तैयार है, ये बनेगा। जहां तक यूनिट की बात है आप समझ सकते हैं, मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर कैंसल आउट होके ये यूनिट रह जाएगी। पिछले रिएक्शन में ये सारे के सारे एक्वस थे, लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड थे, यहाँ पर ये एक्वस हैं, इस तरह से। नाउ सपोज ये रिएक्शन है, वाटर स्टीम देता है, वाटर गिव्स यू स्टीम। तो इस केस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि H2O लिक्विड और यहाँ है H2O गैस, इस तरह से। अब खुद देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि कौन सा लिक्विड एक्सेस में माना जाता है। वही लिक्विड एक्सेस में माना जाता है जो या तो एक से ज्यादा जगह हो या रिएक्शन का अकेला लिक्विड हो। अगर पूरी रिएक्शन में एक सब्सटेंस अकेला लिक्विड है तो वो भी एक्सेस में है। जैसे यहाँ वाटर है, ये अकेला लिक्विड है, ये एक्सेस में है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। सो वी कैन से सिर्फ गैस बचा तो हम Kp लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज़ टू द पावर 1, या गैस के लिए Kc भी बता सकते हैं। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O पावर 1, वो लिख सकते हैं। यूनिट अगर Kp है तो क्या बनेगी, एटमॉस्फेयर, ये यूनिट यहाँ पर बन पाएगी। आइए सीखते हैं किस तरह से आपको इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर बता सकते हैं Kc, और Kc किसके बराबर था, concentration of product raised to the power coefficient divided by concentration of reactant raised to the power coefficient। आप बता सकते हैं Kp, और ये किसके बराबर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट। फिर आप ये भी जानते हैं कि Kp और Kc के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर इनमें से एक चीज पता है तो हम दूसरी चीज को भी यहाँ पर अच्छे से बता सकते हैं। जहां डेल्टा Ng के बारे में आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब हम Kc यूज करेंगे और कब हम Kp। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट को देखना होगा। अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर प्रेशर गिवन है,
अगर स्टेटमेंट में प्रेशर गिवन है एटमॉस्फेयर में या बार में, तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे केपी, और जब केपी आ जाएगा तो आप केसी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ मोल, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल के केस में हमेशा ध्यान रखें आपको पहले केसी निकालना है। तो आप याद रखेंगे अगर मोल गिवन है या मोलैरिटी गिवन है, मोल या मोलैरिटी गिवन है तो आपको पहले केसी फाइंड आउट करना होगा, फिर केपी। अगर प्रेशर गिवन है तो केपी में बताना होगा, उसके बाद केसी। और एक और चीज, आपको यहाँ कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में दी जाती है, अगर स्टेटमेंट में मोलैरिटी नहीं दी गई। सो रिमेंबर, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। आप इस फार्मूले से पहले मोलैरिटी निकालेंगे और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इतनी पॉइंट को आपको दिमाग में रखना ही होगा। चलिए सिखाता हूं कैसे सॉल्व करने हैं आपको न्यूमेरिकल। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रोसेस कहा है उसके रिएक्शन को लिखना है। इन अ रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2, तो शुरुआत में ही हम सीधा सा रिएक्शन लिख देते हैं। H2 और I2 की रिएक्शन है, HI आपको मिलता है। अमाउंट ऑफ H2, I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम, यानी आपको कहा गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 है आपके पास 0.45, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 है आपके पास 0.4 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HI आपको दिए गए हैं दैट इज 3.0 मोल। तो आपको इस तरह से इनके नंबर ऑफ मोल गिवन है, और वॉल्यूम भी दिया गया है। वॉल्यूम इज गिवन, दिस इज 2 लीटर कंटेनर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास रिएक्शन है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब हम क्या निकालें, केसी या केपी? ऑब्वियस सी बात है, अगर मोल दिया गया है तो आप निकालेंगे केसी, और केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट इज concentration of HI raised to the power 2 concentration of H2 concentration of I2 product upon reactant raised to the power their coefficient। लेकिन मजे की बात ये है, हमें गिवन है मोल्स, हमें चाहिए कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। मोल से बात नहीं बनेगी, मोलैरिटी चाहिए, और मोलैरिटी मैंने अभी बताया किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यानी अगर मैं कहूं मोलैरिटी ऑफ H2, मोलैरिटी ऑफ H2, तो इसके मोल गिवन है 0.45 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर 2। मोलैरिटी ऑफ I2 अगर कहा जाए सो दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाय 2, और मोलैरिटी ऑफ HI अगर कहा जाए दिस इज 3/2। अब इन वैल्यू को यहाँ पे आपको रखना होगा। HI कितना है, दिस इज 3/2, और क्योंकि पावर 2 है तो इस तरह से H2 गिवन है 0.45 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही I2 गिवन है 0.4 डिवाइड बाय 2। इस तरह से हम देखेंगे ये सारी की सारी चीजें सॉल्व होंगी, और ये सॉल्व करके 50 आपके पास आंसर रहेगा। जहां तक यूनिट की बात है, आप समझ सकते हैं यूनिट नहीं आएंगी, क्योंकि मोल पर लीटर जब आप वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है आपने। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से फॉर योर एग्जामिनेशन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी अब किस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आइए सीखते हैं। फॉर द रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन पहले दी हुई है तो ठीक है, हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं H2 plus I2। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HI is 8 molar at equilibrium 20% of HI splits to give H2 and I2। तो यहां कहा कि भाई जब रिएक्शन नहीं हुई, इनिशियल है आपके पास 8 मोलर और ये होंगे 0-0, क्योंकि मोलैरिटी पहले ही दी गई है तो हमें मोलैरिटी में कन्वर्ट करना नहीं है। और इक्विलिब्रियम पे कहा कि इसमें से 20% टूट गया। अब 8 का 20% कितना होगा, यू कैन अंडरस्टैंड 1.6 इतना होगा। अब 2 HI 1 H2 देते हैं, 2 HI 1 H2 यानी हाफ देते हैं। 2 HI अगर 1 H2 देते हैं तो 1.6 वाला कितना देगा, 0.8 हाफ देगा, 1.6 टूटा हाफ ये बन गया। 2 HI 1 I2 देते हैं तो अगर 1.6 टूटा है तो ये भी कितना देगा, 0.8। तो हम कहेंगे ये कितना बचा आपके पास, 6.4 मोलर, ये HI की कंसंट्रेशन, 0.8 मोलर
ये बची H2 की कंसंट्रेशन, 0.8 मोलर, ये बची I2 की कंसंट्रेशन। इस तरह से हमारे पास कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, क्या मुश्किल है, एक्सप्रेशन लिख दीजिए, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट ये रहा, रिएक्टेंट ये रहा, पावर 2। नाउ H2 कितना है, दिस इज 0.8 डिवाइडेड बाय 6.4 पावर 2 भी है, तो इसको एक बार और लिख दिया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.0156, ये आपका जवाब यहाँ पे आएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, इसका भी जवाब यहाँ पर आ चुका, ऐसे करना है। चलिए एक और करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन, और ये स्कूल एग्जाम का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कहा जाता है। 2 moles of PCl5 were heated in a closed container। तो चलो पहले रिएक्शन को ही लिख लेते हैं। PCl5, when equilibrium was achieved, PCl5 was found to be split to give PCl3 and Cl2। तो ये टूटता है PCl3 and Cl2 के अंदर, ये टूटता है। तो 2 मोल दिए गए हैं और आपको 2 लीटर का वेसल है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 है हमारे पास 2 मोल, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वेसल है 2 लीटर। तो मोलैरिटी ऑफ PCl5 कितनी हो जाएगी, दिस इज नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज 1 मोलर। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इस तरह से मोलैरिटी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहूंगा इनिशियल आपके पास कितना हुआ, ये 1 मोलर हुआ, 2 मोल थे, वॉल्यूम 2 लीटर था, मोलैरिटी 1, इनिशियल 0 फिर इक्विलिब्रियम के लिए देखो कुछ कहा गया है, 40% टूटा। तो एक में से कितना टूटा है आपके पास, 40%, यानी 0.4। एक से एक मिलता है, तो ये भी 0.4, ये भी 0.4, तो ये कितना बचा, 0.6 मोलर, और ये कितना बचा, 0.4 मोलर, और ये कितना बचा, 0.4 मोलर। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब सीधा सा, क्योंकि मोलैरिटी है Kc का एक्सप्रेशन, और Kc तो आप जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। बस अब इन वैल्यूज को आपने यहाँ पर रख देना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड PCl3 0.4, PCl5 कितना है 0.6। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप देखेंगे कितना आएगा आपके पास, ध्यान से सॉल्व करना है। आपके पास 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, और ये सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा, दिस इज 0.2666 या 0.267 इसे कहा जाएगा। यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, सॉल्व करेंगे तो मोल पर लीटर, Kc की यूनिट यहां पर आपके पास आ जाएगी। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ कहा है कि Kp भी बताना है, तो Kp बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अब मेंशन नहीं है कौन सा गैस है, सभी को मालूम। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 1, तो कितना हो गया 1। तो Kp इज इक्वल टू Kc, Kc है 0.267, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में। अब टेम्परेचर आपको दिया गया है 327 डिग्री, केल्विन में बदलने के लिए आपने इसको किया तो ये कितना बना 600 केल्विन, टेम्परेचर 600 पावर 1, यहां से सॉल्व किया 13.15 एटमॉस्फेयर, ये आपका जवाब आएगा। इस तरह से बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल था, ये क्वेश्चन था, सॉल्व होना था। तो बेसिक न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सभी न्यूमेरिकल इसी तरह से, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने मोल से कितना मिलता है, कितना टूटता है। रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। कई बच्चे रिएक्शन बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं देते, उनको वहां पर ध्यान देना होगा। इक्विलिब्रियम के ये हम स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल अब तक सीख चुके हैं। अभी तक हमने आपको Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए,
और कैसे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ये आपको बताया। अब बात इस बात की है कि आपको अपनी बुक के अंदर से पहले सॉल्व्ड एग्जांपल को करना है और उसके बाद आपने वहां पे जो पर्टिकुलर स्पेशल प्रॉब्लम होती हैं या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट हरगिज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए आपको रेफरेंस बुक का सहारा लेना होगा और आपको उन्हीं में से दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा। अगर आप मेरी बात मान गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए भी, स्कूल लेवल के लिए भी, और 12th में भी अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।